बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर इकबाल है। चाइना सीरीज़ के ऊपर आप लोगों से गुफ्तगू जारी है। आज इस सिलसिले की आखिरी कड़ी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो टेरिटोरियल हो या आइडियोलॉजिकल हो, अमेरिका कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश करता है, प्रॉक्सी वॉर लड़ी जाती है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो चाइना के इश्यूज हैं और डिस्प्यूट्स हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनमें अमेरिका कहाँ स्टैंड करता है। हमने सबसे पहली वीडियो बनाई गलवान वैली के ऊपर, गलवान क्यों इंपॉर्टेंट है, और गलवान के ऊपर चाइना की और इंडिया की लड़ाई होती है। इंडिया के 20 फौजी मारे जाते हैं। चाइना की तरफ कैजुअलिटीज हमारे सामने नहीं आती। उसके मुकाबले में इस चीज को काउंटर करने के लिए इंडिया एक गेम चलता है और अपने इंडियन ओशन में आता है और अपनी बहरी बेड़े को लेके आता है और एक्सरसाइजेस करता है। इस चीज को लेकर चाइना इस आइडिया को काउंटर करने के लिए, इस मिलिट्री माइट को काउंटर करने के लिए, इस नेवल माइट को काउंटर करने के लिए चाइना जो है साउथ चाइना सी में आता है और 5 दिन अपनी नेवल एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करता है। फिर इस चीज को काउंटर करने के लिए, चाइना के मिलिट्री माइट को काउंटर करने के लिए, अमेरिका जो है वो साउथ चाइना सी में आता है अपनी 2 बहरी बेड़े लेके। इनमें से एक का नाम निमिट्स है और दूसरे का नाम रोनाल्ड रेगन है। तो खूब अवेला होता है इस चीज को लेकर। जो इंडिया है उसमें खुशियां मनाई जाती हैं, देखें जी अमेरिका आ चुका है, क्योंकि इस पूरे रीजन के अंदर इंडिया अमेरिका का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलाय है और अमेरिका की ये कोशिश होती है किसी ना किसी तरह से इंडिया को खड़ा किया जाए ताकि चाइना की इमर्जिंग पावर को काउंटर किया जा सके। लेकिन काफी सारे मराहल के अंदर अमेरिका और इंडिया दोनों नाकाम होते हैं। वापस अपने इस स्टोरी की तरफ आते हैं। तो अभी ये कॉन्फ्लिक्ट जारी है, जो गलवान से स्टार्ट हुआ, साउथ चाइना सी में आया, अब ये जारी है। कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया होता है होस्टन के अंदर। ये अमेरिका का एक शहर है। होस्टन के अंदर एक डिप्लोमेटिक मिशन काम कर रहा था चाइना का। तो अमेरिकन ने ये कहा, उनके ऑफिशियल्स ने कहा चाइना को कि आप फ्राइडे तक इस डिप्लोमेटिक मिशन को, इस कॉन्सुलेट को रोल बैक करें और वापस चले जाएं। इल्जाम ये है कि चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये बहाने से अमेरिका के अंदर आते हैं और हमारे कुछ सीक्रेट्स को चोरी करने की कोशिश करते हैं। अब उनके कुछ प्रोफेसर्स हैं जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं। एक प्रोफेसर ने बड़ी अजीब बात की कि हम जो साइंटिफिक रिसर्चेस करते हैं, जो हम वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, ये उसको चोरी करने की भी एक साजिश है। तो जब चाइनीज रिस्पॉन्स सामने आता है तो चाइना ये कहता है कि हम इस चीज़ को भरपूर बड़े शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इस चीज़ को हम रिटेलिएट करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि चाइना के अमेरिका के अंदर 6 शहरों के अंदर कॉन्सुलेट्स हैं। ये एक कॉन्सुलेट को उन्होंने बंद किया है और अमेरिकन कॉन्सुलेट जो वुहान सिटी के अंदर था वो फरवरी में पहले ही बंद करके वापस जा चुके हैं। अब एक बड़ी ताज़ा और बड़ी अहम पेशरफ्त है दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट में। 1979 में अमेरिका ने चाइना को तस्लीम किया था और डिप्लोमेटिक रिलेशन का आगाज हुआ था। तब से लेकर आज तक 2020 में, 2020 में पहली दफा यह हुआ है कि किसी एक मुल्क में दूसरे मुल्क का डिप्लोमेटिक मिशन को क्लोज करने के लिए बात की है, कॉन्सुलेट को खत्म करने के लिए बात की है। अब ये मामला बड़ी तेजी के साथ आगे चल रहा है, लेकिन इन चीजों को डिस्कस करने के लिए, इन चीजों की असलियत जानने के लिए, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो खिचड़ी पक रही है, जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है, इसको डिस्कस करने से पहले हमें तारीखी पस मंजर में जाना पड़ेगा। तारीख हमें यह बताती है कि 1 अक्टूबर 1949 1 अक्टूबर
1949 में कम्युनिस्ट रजीम जो है वो चाइना में आती है। मतलब ये चाइना मारज़ वजूद में आता है। चाइना तो वैसे सदियों पुराना है और कब्ल मसीह की बात की जाए तब से इसकी हिस्ट्री है। और मैंने जब ये पढ़ने की कोशिश की तो 1600 BC में भी चाइना के हमें ट्रेड रिलेशंस पूरी दुनिया के साथ और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये नज़र आते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट रजीम जो है, जो माओ ज़ेडुंग ने जिसकी बुनियाद रखी, वो 1 अक्टूबर 1949 को ये मारज़ वजूद में आता है। दुनिया के अंदर बड़े शक से इसे देखा जाता है क्योंकि दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी की बात हो रही थी, प्लूरिस्टिक वैल्यूज़ की बात हो रही थी, सेकुलरिज्म की बात हो रही थी। तो ये चाइना के अंदर क्या आ चुका है, और चाइना के एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस भी हैं, ये थियरीज जनरेट करने की कोशिश की गई। 1950 में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं ट्रूमैन, वो कहते हैं, अहद करते हैं बल्कि, कि जी ये जो ताइवान स्ट्रेट है ना, मैं इसमें अब मदाखलत नहीं करूंगा, अमेरिका मदाखलत नहीं करेगा। लेकिन 4 या 5 महीने के बाद कोरियन वॉर छिड़ जाती है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर अटैक करता है और चाइना जो है ये नॉर्थ कोरिया की हेल्प करता है, और क्योंकि कम्युनिस्ट रजीम है नॉर्थ कोरिया के अंदर भी, और अमेरिका और यूनाइटेड नेशन भाग कर आते हैं साउथ कोरिया की हेल्प के लिए। तो यहां से फिर कॉन्फ्लिक्ट का आगाज हो जाता है। ठीक 9 साल के बाद, यानी कि 1959 में, तिब्बत पर चाइना अपना असर रसूख कायम कर चुका है और यहाँ पर दलाई लामा को सपोर्ट किया जाता है और इंसर्जेंसीज क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। एक बड़ी शदीद जंग होती है और किताबों के अंदर लिखा है कि इस दफ़ा भी चाइना ने यहाँ के जो इंसर्जेंट्स हैं तिब्बत के अंदर, उनको आम करने की कोशिश की, मतलब असला और वेपन्स देने की कोशिश की। 1959 के बाद सीधा चलते हैं हम 1964 के ऊपर। ये कॉन्फ्लिक्ट्स बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। 1964 में जो चाइना है ये एटॉमिक पावर बन के उभरता है। जब ये एटॉमिक पावर बनता है तो अगेन इसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की कोशिश होती है, बड़े शक से देखा जाता है, दुनिया के अंदर वावेला होता है, शोर मचता है, खौफ की फजा क्रिएट करने की कोशिश की जाती है एशिया के अंदर कि जी आपके दरमियान में एक ऐसा मुल्क है जो एटॉमिक पावर बन चुका है, एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स भी हैं, कम्युनिस्ट रजीम भी है, पता नहीं क्या हो सकता है। उसके बाद 1971 में पहली दफा इनके ताल्लुकात में, यानी कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ताल्लुकात में एक कॉर्डियल रिलेशंस कायम होने की कोशिश होती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर पहली दफा सीक्रेट मिशन के ऊपर चाइना आते हैं और किताबों में लिखा है कि जो पाकिस्तान जो है इसमें बड़ी हेल्प करता है। इसे हम कहते हैं पिंग पोंग डिप्लोमेसी। पिंग पोंग की जो बॉल होती है ना, कभी यहाँ पड़ती है कभी यहाँ पड़ती है, तो इसी तरह ये जो दोनों ममालिक के वफूद हैं, कभी वो अमेरिका जाते हैं कभी वो चाइना जाते हैं, तो पिंग पोंग डिप्लोमेसी होती है। 72 में सदर रिचर्ड निक्सन 8 दिन के दौरे के ऊपर चाइना का विजिट करते हैं और काफ़ी सारे इश्यूज़ के ऊपर बात होती है, ताइवान के ऊपर बात होती है, रीजनल इश्यूज़ के ऊपर बात होती है और दोस्तों को लेकर बातें होती हैं। फिर हम चले जाते हैं 1979 के ऊपर। जिमी कार्टर अमेरिकन प्रेसिडेंट थे और सबसे पहले ये ऐलान किया जाता है कि चाइना के साथ हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम कर रहे हैं और फिर चाइना सिक्योरिटी काउंसिल में भी परमानेंट सीट हासिल कर लेता है। तो ये जो डेकेड है ना 70s का, ये वार्मथ ऑफ रिलेशंस दोनों के दरमियान है। उसके बाद अगेन ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं और जो प्रेसिडेंट रेगन का दौर है, उसके बाद सीनियर बुश हैं, उसके बाद ये फिर जूनियर बुश आ जाते हैं। प्रेसिडेंट ओबामा का दौर बड़ा अहम है। इस दौर के अंदर प्रेसिडेंट ओबामा कहते हैं कि हम एक ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जो एशिया सेंट्रिक हो। इससे वो पिवटल अपनी जो पूरी पॉलिटिक्स है उसके अंदर वो पिवटल पॉइंट है, पिवट टू एशिया, इसको नाम दिया जाता है पिवट टू एशिया। इसके बाद जो उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो भी लिखती हैं एक आर्टिकल फॉरेन पॉलिसी में कि एशिया पैसिफिक हमें पॉलिसी बनानी है जिसमें एशिया के जो लोग हैं उनको हमें गौर करना है, उनको हमें देखना है।
इस इशू को लेकर प्रेसिडेंट ओबामा जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं, हू जिनताओ जिनका नाम था, और काफ़ी सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ना सिर्फ हमने चाइना को देखना है बल्कि रीजनल कंट्री से भी हमने ताल्लुकात बनाने हैं, जिसमें वो फिलीपींस से ताल्लुकात बनाते हैं, ताइवान से ताल्लुकात जोड़ने की कोशिश करते हैं, वियतनाम से दोबारा मिलिट्री रिलेशंस कायम करने की कोशिश की जाती है, आसियान जो कंट्रीज़ हैं उनको साथ मिलाने की कोशिश की जाती है। अब आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकें और तवक्कुफ इख्तियार करें। पॉलिसी ये थी कि हम अब ईस्ट एशिया या एशिया सेंट्रिक पॉलिसी बनाएंगे, जिसमें इन ममालिक सबको साथ लेकर चलेंगे। चाइना के साथ भी हमारा अच्छा ताल्लुक होगा, क्योंकि 1979 और 80s के बाद ताल्लुकात 80s और 90s में ताल्लुकात को इतने अच्छे नहीं रहे। कॉन्फ्लिक्ट से, इश्यूज के ऊपर बयानबाजी होती थी। अब जब वो बात करता है प्रेसिडेंट ओबामा कि जी पिवट टू एशिया पॉलिसी होगी, जिसमें हम सारे कंट्रीज को साथ लेकर चलेंगे, चाइना को भी साथ लेकर चलेंगे, असल में एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये पॉलिसी भी इन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई। जब आप फिलीपींस के साथ ताल्लुकात कायम करेंगे, फिलीपींस के और चाइनीज की आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पैरासल आइलैंड्स के ऊपर और बाकी जो गुर्दोनवा में आइलैंड्स हैं उनके ऊपर, स्प्रेटल आइलैंड के ऊपर। इसी तरह ताइवान के साथ इश्यूज हैं, इसी तरह वियतनाम के साथ इश्यूज हैं। तो आप जब इन कंट्रीज को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, इनको वेपन्स देंगे, इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बड़े वार्म करने की कोशिश करेंगे। आसियान कंट्रीज जो हैं वो इस वजह से मारे से वजूद में आए थे कि चाइनीज कम्युनिस्ट रजीम को हमने काउंटर करना है। अब उसको साथ आप ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेंगे तो इससे एक बड़ी डिफरेंट सी पिक्चर सामने आएगी। और ये इस तरह से है कि चाइना को आप थोड़ा सा लेकर इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्रेसिडेंट ट्रंप का दौर आता है तो आप देखते हैं कि दोबारा कॉन्फ्लिक्ट्स आगाज होते हैं, एक इस रीजन के अंदर दोबारा पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है। अब इस प्रॉक्सी वॉर में मेन जो रोल दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से वो इंडिया को है। अब हमने जब अपनी पहली वीडियो में गलवान वाली को डिस्कस किया तो जब इंडिया को यहाँ पर मार पड़ती है तो वो एक सदाए एहतजाज बुलंद करता है, अपने दोस्त को बुलाने की कोशिश करता है और दोस्त आता भी है। इसी तरह जब हम साउथ चाइना सी की बात करते हैं तो अगेन ट्रंप के दौर में अब आप देख रहे हैं कि 2 बहरी बेड़े आ चुके हैं और जिनका हम पहले नाम ले चुके हैं, और इस तरह से पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है। रीजनल जो प्लेयर्स हैं, जो फिलीपींस हैं, ताइवान है और जो बाकी प्लेयर्स हैं जो एंटी चाइना मौक़िफ़ रखते हैं, उनको सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारा एक ऐसी गेम पक रही है कि जिसमें चाइना को मुकम्मल घेरा डालने की कोशिश की जा रही है। चाइना इस घेरे से निकलने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का यानी कि सी पैक का सहारा लेता है। तो जी साउथ चाइना सी को छोड़ दें, हम इतने बड़े रूट को यूज़ ही नहीं करते जो साउथ चाइना सी से निकलता है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होता हुआ, अटलांटिक ओशन से होता हुआ इंडियन ओशन में दाखिल होता है। तो फिर इसी तरह हम जो है वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ और अफ्रीका और यूरोप में दाखिल होते हैं, तो हम जो है सीधा पाकिस्तान को यूज़ करते हैं। लेकिन उस चीज़ के ऊपर भी इंडिया को लेकर इंडिया को पुश किया जाता है कि आप चाबहार को डेवलप करें, आप पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करें, आप पॉइंट्स उठाएं कि जी कहाँ कहाँ पे आपके कंसर्न्स हैं, और वो उठाने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से की जाती हैं कि किसी ना किसी तरह से चाइना को तंग किया जाए। लेकिन चाइना बड़ा सक्सेसफुली और डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को हल करने की कोशिश करता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि चाबहार पोर्ट जो एज काउंटर टू गवादर पोर्ट वो डेवलप करने की कोशिश की जाती है, इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है, उसमें रेल प्रोजेक्ट से तो चाइना ने ईरान ने इनकार कर चुका है। एट द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि चाइना सारे महाजों पर कामयाब हो रहा है, वो डिप्लोमेटिक महाज हों, वो चाहे उसके बॉर्डर इश्यूज हों। और आपने रिसेंट देखा कि गलवान वाली के ऊपर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो एनालिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, वो इस लड़ाई को किसकी फतह करार देते हैं। और इसी तरह से साउथ चाइना सी की बात की जाए तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को बंद करने की कोशिश की जाती है, वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उनको लेकर चाइना को तंग करने की कोशिश की जाती है, उसका मुतबादल रूट जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सूरत में
वो इंशाल्लाह 2030 तक मुकम्मल तौर पर मार्ज़ वजूद में आ जाएगा। और हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चाइना की कामयाबी वो हमें वाज़ेह नज़र आती है एक नवश्ता दवार की सूरत में। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर चाइना का जो अहम इत्तेहादी है वो पाकिस्तान है, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है ये बहरुल काहल के पानियों से गहरी और हिमालय के चोटियों से बुलंद है। और इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर चाइना कामयाब होगा। रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है ये कामयाब होगा। चाइना जो है वो अफ्रीका के साथ, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, अरब कंट्रीज के साथ और यूरोपियन कंट्रीज के साथ कांटेक्ट डेवलप करेगा। और चाइना से लेकर इंग्लैंड तक 1200 किलोमीटर की रेल ट्रैक भी बनेगी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनेगा और ये सारे इश्यूज रिजॉल्व होंगे। हम पाकिस्तानी कौम चाइना के साथ खड़ी हैं, क्योंकि हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि इन झगड़ों को छोड़कर, इलाकाई जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको छोड़ के हमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि सारे कंट्रीज जो है इसमें तरक्की करें, आवाम भी खुशहाल हो और इस खुशहाली के जो समराद हैं वो जो गरीब लोग हैं उन तक भी पहुँचे। और इस वीडियो के इख्तिताम तक मेरे 2 सवालात, जिस तरह पहली वीडियो में हर वीडियो के इख्तिताम पर मैं 2 सवालात आप लोगों के सामने रखता हूँ, आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताने। सबसे पहला सवाल ये है कि वो कौन से 2 बहरी बेड़े हैं अमेरिका के जो कि साउथ चाइना सी में रिसेंटली दाखिल हुए हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है, वो कौन सा साल था जब अमेरिका ने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम किए और चाइना को तस्लीम किया। ये 2 सवाल आप लोगों के सामने हैं और अपनी अगली वीडियोस का मैं अहवाल आप लोगों के सामने रख देता हूं। अगली वीडियो इंडिया सेंट्रिक होगी। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी ऐसी तहरीकें हैं जो कि आज़ादी के लिए बुलंद हो रही हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कहाँ कहाँ पे हो रही है, मिनॉरिटीज़ क्या कहती हैं, मिनॉरिटी के साथ क्या किया जाता है, दलित के साथ, मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ क्या क्या इंडिया के अंदर सलूक हो रहा है। और फिर एंड पे हम बात करेंगे कि कश्मीर के अंदर इंडिया क्या कर चुका है और क्या करने जा रहा है। इन 2 सवालों का ज़रूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।